डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में हमने न्याय सिद्धांत और आदर्श राज्य का सिद्धांत पढ़ा है। प्लेटो, जैसा कि हम जानते हैं, सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले एक ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको अपलोड होते ही मिलने लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे वो आपको तुरंत मिल सकेंगे। अगर पसंद आए तो इसे आप अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा सिद्धांत की। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी गई पुस्तक नहीं है। जैसा कि रूसो ने कहा है, यह शिक्षा का प्रबंध ग्रंथ है। उसके दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया है, प्राचीन यूनानी समाज में सुधार लाना था। रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और तत्पश्चात एक राज्य में उसकी स्थापना करना था। उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत उसके राजनीतिक सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए प्लेटो का विश्वास था कि सद्गुण ही ज्ञान है, और लोगों को सद्गुणी बनाने के लिए उसने शिक्षा को भी बहुत शक्तिशाली साधन बनाया। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जिनका विवरण निम्नानुसार किया जा सकता है। एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस और स्पार्टा दो राज्य थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में केवल अमीर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ के विद्यालय सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूर्णतः सरकारी थी। इसमें अमीर और गरीब सभी को शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था। यहाँ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। अब बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की। प्लेटो की शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों से प्रभावित थी। आरंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित किया गया था। शरीर के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम और मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए संगीत शिक्षा का प्रबंध था। प्रारंभिक शिक्षा समाज के सभी तीनों वर्गों के लिए थी। सभी व्यक्तियों की 20 वर्ष की आयु के पश्चात एक परीक्षा होती थी। 20 वर्ष की अवस्था के बाद जिन लोगों का उच्च शिक्षा के लिए चयन होना था, वह लोग थे जिन्हें संरक्षक वर्ग, सैनिक और शासक में 20 से 35 वर्ष की आयु के बीच उच्च पदों पर कार्य करना था। इन दोनों वर्गों को व्यायाम तथा संगीत संबंधी शिक्षा अधिक दी जाती थी। व्यायाम संबंधी अधिक शिक्षा सैनिक वर्ग को दी जाती थी तथा संगीत संबंधी अधिक शिक्षा शासक वर्ग को। उनकी पाठ्य सामग्री के लिए प्लेटो ने केवल वैज्ञानिक अध्ययन, गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र को ही चुना था। 35 वर्ष के बाद विद्यार्थी साहित्य, चिंतन तथा अनुभव हेतु विदेश भ्रमण को जाते थे। इस 50 वर्ष की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी शासक बनने के योग्य हो जाते थे। प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताएं। उसकी शिक्षा की योजना संरक्षक वर्ग के लिए थी। उसने उत्पादक वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसकी पूरी शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित थी। इसका उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक और नैतिक विकास था। यह 3 चरणों को मिलाकर बनती थी। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु में, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की आयु में तथा प्रायोगिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक। इसका उद्देश्य शासकों को प्रशासनिक राज कौशल सिखाना, सैनिकों को सैन्य कौशल सिखाना तथा उत्पादकों को भौतिक वस्तुओं के उत्पादन कौशल सिखाना था। अब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना
को हम देखेंगे। प्लेटो ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सिद्धांत दिया था, किंतु यह व्यवहारिक नहीं था। इसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। प्लेटो की शिक्षा योजना गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि इसमें उत्पादक वर्ग को अनदेखा किया गया था। समाज का एक वर्ग जो उत्पादक वर्ग था, उसको प्लेटो ने अनदेखा किया। यह अपने स्वरूप में सीमित थी तथा विस्तार में प्रतिबंधात्मक थी, क्योंकि इसमें गणित पर साहित्य की अपेक्षा अधिक बल दिया गया था। यह एक व्यक्तिवादी योजना भी थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया तथा उसकी स्वायत्तता को बाधित किया गया था। बहुत ही गूढ़ तथा अमूर्त और इतनी अधिक सैद्धांतिक व्यवस्था थी कि इससे मुश्किल से समझा जा सकता था। बहुत ज़्यादा बारीकियां इसमें थी, इसलिए इसको समझने में मुश्किल आती थी। जैसा कि हमने आलोचना की बात की प्लेटो की, और प्लेटो की शिक्षा योजना व्यावहारिक इसलिए भी नहीं कही जा सकती कि बाद में उनके एक शिष्य ने इसे व्यावहारिक रूप में अपनाने की सोची और राजकुमार डायोनिसोस को यह शिक्षा दी, किंतु 50 वर्ष की लंबी शिक्षा की अवधि वह पूरी नहीं कर सका और बीच में उस शिक्षा को छोड़ के भाग गया। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था काल्पनिक तौर पे उत्कृष्ट और अच्छी प्रतीत होती है, किंतु व्यावहारिक रूप से उचित नहीं लगती।